अब हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमारा क्या क्या आता है। रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। अगर आपने कोई सर्विस कंसर्न खोल रखी है तो आप वहाँ पे जो सर्विस दे रहे हैं उसका पैसा चार्ज करेंगे, उससे आपकी जो कमाई होगी वो यहाँ पे आपकी इनफ्लो काउंट हो जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने अपने गुड्स का सेल किया है, फिर चाहे आपने उसे मैन्युफैक्चर किया था या ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसकी सेल यहाँ पर आ जाएगी। तो ये आपका क्या हो गया, एक इनफ्लो हो गया। ठीक है। जितने भी रिसिट हैं वो सारे इनफ्लो हैं, ये तीनों की तीनों क्या हैं, इनफ्लो हैं हमारे। ओके। और क्या है, रिसीट फ्रॉम रॉयल्टीज फीस एंड कमीशन। अगर आपको रॉयल्टी मिल रही है, इनकम है, ठीक है, फीस मिल रही है किसी भी तरह की, कमीशन मिल रहा है, बट रिलेटेड टू योर मेन बिजनेस। ओके। ठीक। ऐसे ही ट्रेड रिसीवल। ट्रेड रिसीवल का मतलब क्या होता है, आपके डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। ओके। यानी कि आपने उधारी में जिनको माल बेचा उनसे जो पैसा आएगा वो आपका इनफ्लो ट्रीट होगा, राइट। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लाइक आई टोल्ड यू इन द एग्जांपल कि आपने रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, ठीक है, या कुछ सर्विसेज की परचेज करने के लिए आपने जो पैसा दिया वो आपके लिए आउटफ्लो होगा। ये जितने भी पेमेंट्स हैं ये सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे, आउटफ्लो। पेमेंट टू ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स कौन से होते हैं हमारे, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल। ठीक है। यानी कि जिनसे आपने माल उधारी में खरीदा, अब आप उनको पे करेंगे तो आपके पास से कैश जाएगा, वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया। पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरीज एक्सेट्रा टू एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को जो भी पेमेंट आप करते हैं वो सब आपका आउटफ्लो हो गया, ऑपरेटिंग से संबंधित हो गया। रिसीट ऑफ प्रीमियम एंड पेमेंट ऑफ क्लेम्स फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है। यानी कि अगर आप एक इंश्योरेंस कंपनी, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना यहाँ पे सर्विसेज की, अगर आप एक इंश्योरेंस कंपनी हैं तो क्या होगा कि भाई आपके पास प्रीमियम के रूप में इनकम आती है, लोग प्रीमियम देते हैं, से फॉर एग्जांपल LIC, ठीक है, बजाज अलायंस हुआ, कोटक महिंद्रा हुआ, एक्सेट्रा। ओके। तो ये क्या है कि भाई यहाँ पे आपकी इनकम होगी प्रीमियम से, और जो भी क्लेम्स का आप सेटलमेंट करेंगे वो पेमेंट हो जाएंगे आपके। ये आपका इनफ्लो हो गया, ये आपका आउटफ्लो हो गया। ऐसे ही पेमेंट ऑफ एंड रिफंड ऑफ इनकम टैक्स अनलेस दीज आर आइडेंटिफाइड विद इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। देखिए, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्वेश्चन में, नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या माना जाएगा कि भाई वो ऑपरेटिंग का पार्ट है। ठीक है। तो इनकम टैक्स का आप पेमेंट करते हैं वो ऑपरेटिंग का पार्ट है। कई बार क्या होता है कि आप पेमेंट ज़्यादा कर देते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो इनकम टैक्स आपको रिफंड करता है, तो वो आपके लिए इनफ्लो हो गया, राइट। सो इट इज़ अबाउट दी नॉन फाइनेंशियल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग कंपनीज। ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंशियल कंपनी। अब हम किसी फाइनेंशियल कंपनी की बात करें तो वहाँ पे ये सब चीज़ें तो होंगी नहीं, तो उनके लिए ऑपरेटिंग में क्या ट्रीट होगा, उनके लिए ऑपरेटिंग में ये ट्रीट होगा कि अगर वो कुछ सिक्योरिटीज़ बेचते हैं, ठीक है, शेयर्स बेचें, डिवेंचर्स बेचें, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स बेचें, एक्सेट्रा, कुछ भी बेचते हैं, तो उससे जो उनकी इनकम होती है वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। ये हमारे लिए इनफ्लो हो गया। ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट रहेगा फॉर फाइनेंशियल कंपनी। ओके। इसी तरीके से डिविडेंड मिला सिक्योरिटीज़ पे, वो आपके लिए इनफ्लो हो गया। इंटरेस्ट मिला, आपने लोन दिया, जैसे बैंक का हमने एग्जांपल दिया, बैंक ने लोन दिया तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। इसी तरीके से अब आप भी सिक्योरिटीज़ परचेज करना चाहते हैं, आप मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए आउटफ्लो हो गया। ठीक है। आपने अगर लोन लिया है उसका पेमेंट करेंगे तो ये आपके लिए आउटफ्लो हो गया। ठीक। आप भी यहाँ सैलरीज देंगे, बोनस देंगे अपने एम्प्लॉयज़ को, आउटफ्लो हो गया। तो कॉमन पॉइंट वहाँ से आ गया। पेमेंट ऑफ, ये भी कॉमन पॉइंट आ गया कि जैसे कि आइडेंटिफाई किया हुआ है कि फाइनेंसिंग है तो माना जाएगा भाई कि इनकम टैक्स इसका पार्ट है। ठीक है ना। तो इट इज़ अबाउट द फाइनेंशियल कंपनी। ठीक। अब क्वेश्चन करते वक्त हमें सबसे पहले यही बात देखनी है कि जिस कंपनी का हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं उसका नेचर क्या है, वो नॉन फाइनेंशियल कंपनी है या फाइनेंशियल कंपनी है। हम नॉन फाइनेंशियल में चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो, डजंट मैटर, लेकिन फाइनेंशियल कंपनी है तो चीज़ें बदल जाएंगी, तो हमारे लिए ये ऑपरेटिंग का पार्ट होगा, ये सब नहीं होगा। क्लियर है। ओके। आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगी, क्यों प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अब जब हम बात करते हैं नॉन फाइनेंशियल कंपनी की तो ये सारा जो पोर्शन होता है उस केस में फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चला जाता है, आगे आप समझेंगे। ठीक है। इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड कैटेगरी फॉर नॉन फाइनेंशियल। ये भी नॉन फाइनेंशियल, लेकिन क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन करेगा कि इन्वेस्टमेंट कंपनी है, रियल एस्टेट कंपनी है। अब रियल एस्टेट कंपनी है, प्रॉपर्टी बना के ये लोग बेचते हैं, ठीक है,
तो पेमेंट करेंगे, किसी प्रॉपर्टी को उन्होंने खरीदा, प्लॉट खरीदा, फिर उसको कंस्ट्रक्ट किया, मेंटेनेंस का कॉस्ट हुआ, ये सब इनके लिए क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया, ठीक है। फिर उसको बेचने से जो कमाई होगी इनके लिए इनफ्लो हो गया, या उसको रेंट पे उन्होंने उठाया तो उससे जो कमाई हुई, तो ये इनके लिए मेन बिजनेस एक्टिविटी यही होगी, और तो ये कुछ लोग करते नहीं हैं, तो यही ऑपरेटिंग का पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं नॉन फाइनेंशियल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग कंपनी, तो जनरली ये सारे जो पार्ट हैं वो इन्वेस्टिंग में जाते हैं, आगे आप समझेंगे इस बात को। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि वो कंपनी ही इन्वेस्टमेंट नेचर की है या रियल एस्टेट नेचर की है, तो ये ऑपरेटिंग ट्रीट होगा, ठीक है ना। अब आप ध्यान से बाकी दो एक्टिविटीज़ और समझिए, तब आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। देखिए ज़रा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आर दी, ध्यान दीजिएगा, एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ द लॉन्ग टर्म एसेट्स, ठीक है, एंड अदर इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट्स, यानी कैश इक्विवेलेंट्स में जो बात शामिल नहीं है, उसके अलावा जो भी इन्वेस्टमेंट है। देखिए इन्वेस्टमेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो ये जो बात कहना चाह रहे हैं वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के लिए कहना चाह रहे हैं, और कैश इक्विवेलेंट में शामिल होता है करंट इन्वेस्टमेंट, तो वो बातें कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म एसेट एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के एक्विजिशन यानी कि उसको खरीदना, एक्वायर करना, डिस्पोजल यानी कि उसको बेचना, डिस्पर्स करना, उससे संबंधित जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो किसमें शामिल होंगी, इन्वेस्टिंग, बट ओनली फॉर नॉन फाइनेंशियल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग कंपनी, रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है, एज वेल एज फाइनेंशियल कंपनी, ठीक। यानी कि ये वाले जो पॉइंट हैं, ये वाली जो लाइन है जो हमने अभी पढ़ी, ठीक है, ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रेडिंग और इन सब में लागू होती है, किस में लागू नहीं होती, इन्वेस्टमेंट कंपनी में लागू नहीं होती, वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कंपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ नहीं करेगी, वो जो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कर रही है वो सब उसके लिए क्या है, ऑपरेटिंग का पार्ट है। रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग, इन्वेस्टमेंट कंपनी किसी भी तरह की इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कर ही नहीं सकती, क्यों, क्योंकि वो जो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करेगी वो सब क्या माना जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पिछले स्लाइड में हमने यही समझा है, आई कैन गो बैक, यू कैन हैव अ लुक। ये जो हमने बात की थी यहाँ पे, ठीक है, ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी की थी, ये जो भी करेंगे ये भी सब इन्वेस्टमेंट से संबंधित ही काम है, देखिए, ठीक। तो ये किसका पार्ट माना जाएगा, ऑपरेटिंग का, तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पेमेंट्स फॉर परचेजेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट्स, रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये सब क्या ट्रीट किए जाएंगे हमारे भाई, पेमेंट हो गए आउटफ्लो, रिसीट हो गए इनफ्लो, ठीक है ना, फॉर एनी काइंड ऑफ नॉन फाइनेंशियल कंपनी एंड फाइनेंशियल कंपनी, ओके। अब ये जो पॉइंट है केवल नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए लागू हो रहे हैं नीचे वाले, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए इनमें से कोई भी पॉइंट लागू नहीं होगा, रिमेंबर दिस। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, नॉन फाइनेंशियल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग है, वो अगर क्या कर रही है कि मार्केट से शेयर्स उन्होंने परचेज किए, ठीक है, और उसको बेच दिया, परचेज किया तो आउटफ्लो हो गया और बेच दिया तो इनफ्लो हो गया, ठीक है। ऐसे ही उस कंपनी ने लोन दिया तो उसके लिए क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया, और उस लोन से जो पैसा आया, ठीक है, इंटरेस्ट के तौर पे या वापस पैसा आया, वो इनफ्लो हो गया, ठीक है। तो ये कौन सी कंपनी के लिए लागू होगा, नॉन फाइनेंशियल के लिए, इन्वेस्टिंग का पार्ट हो गया। लेकिन अगर फाइनेंशियल कंपनी होती तो उसके लिए तो ये ऑपरेटिंग का ही पार्ट होता, ठीक है ना, उसके लिए तो ये ऑपरेटिंग का पार्ट होता। अभी हमने देखा पिछली स्लाइड में, आप लोग देखिए, ये फाइनेंशियल कंपनी थी, फाइनेंशियल कंपनी में वही सारी बातें हैं, ठीक, तो वो उसके लिए ऑपरेटिंग का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम तीसरी तरह की एक्टिविटी, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज विच रिजल्ट इन चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल एंड बोरोइंग्स ऑफ द एंटरप्राइज फ्रॉम अदर सोर्सेस, राइट। यानी कि दो बातें आ रही हैं, एक आ रहा है ओनर्स कैपिटल और दूसरा आ रहा है बोरोइंग्स, यानी कि इनके साइज में अगर इंक्रीजमेंट हो रहा है या डिक्रीजमेंट हो रहा है तो वो किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, बट ओनली फॉर नॉन फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है।
जब हम नॉन फाइनेंशियल कह रहे हैं तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी आ गया, साथ साथ ट्रेडिंग भी आ गया और इन्वेस्टमेंट कंपनी भी आ गई अपने यहाँ पे। केवल कौन सी नहीं आई? फाइनेंशियल कंपनी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि फाइनेंशियल कंपनी कोई भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी अगर करेगी तो वो क्या ट्रीट किया जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी माना जाएगा उसके लिए, ठीक है ना। इसलिए आपको नेचर समझना ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चाहे वो इन्वेस्टमेंट कंपनी हो या मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग हो, कहलाएगी नॉन फाइनेंशियल। उस केस में भाई आपने शेयर्स इशू किए, उससे जो पैसा आया वो आपके लिए इनफ्लो हुआ, ठीक। या डिवेंचर इशू किए, उससे जो पैसा आया, बॉन्ड्स इशू किए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की, इनफ्लो हो गया, ठीक है। आपने अपने ही इक्विटी शेयर मार्केट से खरीद लिए, आउटफ्लो हो गया, पैसा गया आपके पास से। आपने लोन्स वगैरह का रीपेमेंट किया या फिर डिवेंचर्स का रीपेमेंट किया, आउटफ्लो हो गया, ठीक है। डिविडेंड का पेमेंट किया, आउटफ्लो हो गया। इसी तरीके से आपने डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट पे किया, आउटफ्लो हो गया, ठीक। बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब आपने पेमेंट कर दिया, तो ये क्या हो गया? आउटफ्लो हो गया। और इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब आपके पास और पैसा आ गया, तो ये आपके लिए इनफ्लो हो गया। तो ये ध्यान देने वाली बातें हैं, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ डिटेल में, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। देखिए यहाँ समझते हैं हम कि 3 तरह की कंपनी की बात हमने की। एक बात की हमने नॉन फाइनेंशियल, और उसमें 2 कैटेगरी हैं हमारे पास, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग हम एक ही में डाल देते हैं, ठीक है। और दूसरी इस कैटेगरी इसमें हमारे पास आई क्या? वो आई हमारी नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी। और तीसरी कैटेगरी आपकी आ गई क्या? फाइनेंशियल कंपनी, राइट। अब ध्यान से समझिएगा कि नॉन फाइनेंशियल कंपनी जो होगी उसके लिए जो भी हमने डिटेल में समझा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होंगी सेपरेटली, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होंगी सेपरेटली, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होंगी सेपरेटली, ठीक है। क्लियर है? यानी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग के लिए। अब जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनी की, तो उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होंगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होंगी। जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ हैं वही उसके लिए क्या बन जाएंगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। और ये तो इसमें होगी ही। बात क्लियर है? ठीक। अब बात करते हैं फाइनेंशियल कंपनी की। फाइनेंशियल कंपनी में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होंगी और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ होंगी। इसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये कंपनी करेगी वो किस में काउंट होगा? वो काउंट होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ये फ़र्क है, ठीक। एक बार फिर से समझ लीजिए, जो नॉन फाइनेंशियल मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी होगी उसमें तीनों तरह की एक्टिविटीज़ आपको मिलेंगी। इनका मेन बिजनेस हो गया अलग, मार्केट में पैसा लगा रहे हैं वो अलग चीज़ें हो गई, और मार्केट से पैसा उठा रहे हैं उधारी पे वो अलग चीज़ें हो गई। क्लियर? और जो इन्वेस्टमेंट कंपनी हो गई वो जो भी इन्वेस्टमेंट का काम करेगी प्रॉपर्टी बिजनेस में, ठीक है, कोई भी फिक्स्ड एसेट्स, ठीक, तो वो सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गए। इसका ये वाला ऑपरेटिंग नहीं हुआ, ये ऑपरेटिंग आ गया, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी एज इट इज़ रहेगा इसका, ठीक है। फाइनेंसिंग कंपनी में क्या है? ये फाइनेंसिंग वाला पार्ट आपका ऑपरेटिंग बन गया, और इन्वेस्टमेंट कर सकती है ये, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर सकती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। इस बात को बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। और कैश फ्लो में हम केवल मूवमेंट ऑफ कैश की बात करते हैं, वो या तो इनफ्लो होता है या आउटफ्लो होता है। दूसरे शब्दों में या तो रिसीट होता है या तो पेमेंट, ठीक है ना। अब कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है, और जो शुरुआत में हमने बात की थी, ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर दिया है या सरप्लस दिया है, ठीक है, तो किस तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है वो हम बात करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।